चाणक्य आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना सर। हम लोगों ने इतिहास का सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 1 का 30 क्वेश्चन तक देख लिए थे विथ एनालिसिस के साथ। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन से। तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र तो आपका ऑप्शन है अर्जुन, विदुर, भीष्म और पांडु, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भीष्म। भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अर्जुन पांडवों में से एक अर्जुन भी थे, ठीक ना, जिनकी कारण ही महाभारत का युद्ध जीता गया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो 18 दिनों तक चला था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था आपका, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी बोध गया में, ठीक है ना। इसका हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में क्या है? तो लुम्बिनी है, यानी लुम्बिनी तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। तो 563 बीसी, यानी बीसी जानते हैं आप लोग, ईसा पूर्व में हुआ था। सारनाथ की बात करते हैं, तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, कौन सी? सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर। तो कुशीनगर भी गौतम बुद्ध से ही संबंधित स्थान है। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में, यानी 83 बीसी में उत्तर प्रदेश कुशीनगर जो देवरिया जिला में पड़ता है, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में, जहाँ 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्तूप किससे संबंधित है? तो स्तूप को बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। स्तूप होता क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। स्तूप क्या होता है? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो इनके शेष भाग को, यानी शेष मतलब इनके जो शरीर का जो शेष भाग बच गया, उनको इनके अनुयायियों द्वारा लेकर के और इसे जो है, यानी टीला का निर्माण इससे करा दिया गया, जिसे ही स्तूप कहा गया। तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। सबसे बड़ा स्तूप भारत में सांची का स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में है, और इसे आपको अशोक ने बनवाया था। अशोक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी राजा हुआ। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग जानते ही हैं। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, और इनके 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के समय ही जैन धर्म का बहुत ही उपलब्धि प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे प्राचीन धर्म है। अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन धर्म दुनिया का कौन है, तो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म ही है। सिख धर्म की बात करूँ तो सिख धर्म का जो यानी संस्थापक थे वो थे गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी पंजाब में हुआ था। 1469 आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कुंडग्राम वैशाली। कुंडलवन लिखा गया है, कुंडग्राम होगा, आप लोग कर लीजिएगा। कुंडग्राम होता है, कुंडलवन तो आपको जम्मू कश्मीर पड़ता है, कुंडग्राम होता है। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, यानी वैशाली में इनका जन्म 4
540 ईसा पूर्व यानी 540 BC में हुआ था। इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है हम लोग का, ठीक है ना। लुम्बिनी, तो लुम्बिनी के बारे में जान ही लिए हैं। पावापुरी, पावापुरी के जाना, पावापुरी पड़ता है राजगीर में। तो पावापुरी यानी पावापुरी में क्या हुआ था, यानी महावीर स्वामी का 468 BC में, कितना याद रखेंगे, 468 BC में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया था पावापुरी में। इन्हें भी, इस ईस्वी को भी हमको याद करके रखना है अच्छी तरह से। सारनाथ, सारनाथ के बारे में हम लोगों ने जान ही लिया है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टोडरमल। बीरबल के बारे में जान ले, बीरबल, बीरबल यानी अकबर के दरबार में रहते थे, बहुत ही योग्य मंत्री था बीरबल। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। दीन इलाही धर्म का स्थापना हुआ था, अकबर द्वारा किया गया था, जिसमें पहला अगर कोई हिंदू शासक है तो वह है बीरबल, जिन्होंने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। ओके, मानसिंह, मानसिंह अकबर के दरबार में नौरत्न रहते थे। अबुल फजल, अबुल फजल की बात करें तो अकबरनामा, अकबरनामा जिसे 3 खंडों में बांटा गया है, अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, जिसमें अकबर के शासनकाल और चरित्र का वर्णन विस्तार रूप से किया गया है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन तो बस आप लोग जान गए हैं पहले ही, यानी अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अकबर का नामा के लेखक है अबुल फजल, अबुल फजल है। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो आप लोगों को मैंने एक दिल्ली सल्तनत पढ़ाया होगा, जिसमें वो बलबन से लेकर के और अलाउद्दीन खिलजी तक अमीर खुसरो यानी उनके दरबार में रहा करते थे। अमीर खुसरो का नाम भी, अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वह था आपको यानी क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन सी जगह, उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छी सी जगह से नाम है उसका, उत्तर प्रदेश में, अच्छा बट कोई बात नहीं है, हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख देंगे। अलबरूनी, अलबरूनी के जान लेते हैं। हाँ, इसका अलबरूनी, अलबरूनी के बारे में जान लेते हैं। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी द्वारा गजनवी के साथ 1024 ईस्वी में भारत आए थे। अलबरूनी एक विदेशी यात्री था, तो इन्होंने भारत का यात्रा किया। यात्रा वृत्तांत, इनकी यात्रा वृत्तांत है तहकीक हिंद यानी किताबुल हिंद, किताबुल हिंद कह सकते हैं या तहकीक हिंद कहते हैं, जो अरबी भाषा में लिखा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार इसे पूछ दिया गया है। अगले ऑप्शन है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था। 1333 में कहाँ पहुंचा था, दिल्ली पहुंचा था। इन्होंने अपनी रेहला पुस्तक लिखा। कौन सी पुस्तक लिखा था, रेहला, रेहला पुस्तक को इन्होंने लिखा था। रेहला, रेहला को भी अरबी भाषा में ही लिखा गया था, इसको भी अरबी भाषा में लिखा गया था, इसे भी आपको याद करके रखना है। ओके, अगली क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद, तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हम लोग जानते हैं दिल्ली का एक बादशाह था, दिल्ली सल्तनत का, तुगलक वंश का। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने जीवन में बहुत असफल रहा, यानी कोई भी काम करते तो थे लेकिन इनका सभी योजनाएं असफल हो जाते थे। आगे बात करते हैं बलबन के बारे में। बलबन भी दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का राजा था, शासक हुआ। बलबन बहुत क्रूर राजा था, इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपने दुश्मनों के साथ, अपने विरोधियों के साथ अपनाया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये भी खिलजी वंश के शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी। अकबर की बात करें तो अकबर मुगल वंश का महान शासक में से एक थे, जिनका जन्म 1542 में हुआ था। अकबर गद्दी पर 1556 ईस्वी में बैठा था, और 1556 ईस्वी से आपको याद रखना है कि पानीपत, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का सेकेंड युद्ध जो हुआ था वह 1526 में ही लड़ा गया, 1556 में ही लड़ा गया था अकबर और हेमू के साथ। ओके।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक है आपको, मुगल वंश के संस्थापक कौन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। इसमें तो आपको ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए आंसर आप लोग ऑप्शन को नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बाबर। भारत में मुगल वंश का अगर संस्थापक है तो कौन है? बाबर है। बाबर 1526 में एक युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध में जिस समय दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी था। कौन था बाबू? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को हरा करके और बाबर ने भारत में मुगल वंश का नींव रखी। तो चलिए इसमें 2 क्वेश्चन यानी कंटिन्यू हो गया हुआ है, तो हम लोग जान लेते हैं। वो रिपीट हो गया है 39 और 40। आगे जाने तो हुमायूं। तो हुमायूं बाबर का ही पुत्र था, बड़ा पुत्र था हुमायूं, ठीक है ना। हुमायूं बहुत संकटमय जीवन से गुजरा हुआ था, बहुत उतार चढ़ाव इनका ज़िंदगी में आया था। अकबर की बात करते तो हुमायूं का पुत्र अकबर हुआ। अकबर का अर्थ होता ही है भाग्यशाली, यानी बहुत ही भाग्यशाली हुआ अकबर, जो न अनपढ़ रहते हुए भी राष्ट्रीय शासक का दर्जा इन्हें मिला। बहुत अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छी तरह काम किया था। ये शासन किया था आपको 1556 से लेकर के और 1605 तक, यानी लगभग मैं बता दूं आपको मुगल वंश में सबसे अधिक दिन तक अगर कोई राजा रहा तो अकबर ही था। जहांगीर की बात करो तो जहांगीर अकबर का पुत्र था और जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। सलीम, इनकी एक बात, इनके काल में, जहांगीर के काल में चित्रकला बहुत ही चरमोत्कर्ष पर था। इसे आप लोग याद रखेंगे। चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के समय चरमोत्कर्ष पर था। जहांगीर ने अपने यानी दरबार में यानी न्याय का जंजीर स्थापित किया था। यमुना नदी के तट पर न्याय का जंजीर बना हुआ था, जिसे यानी राज्य के किसी भी जनता को कभी भी न्याय लेनी है तो उस जंजीर में आवाज़ दे करके और अपनी न्याय मांग सकता है, जिसे तुरंत जहांगीर उससे सुनवाई करते थे। आगे देखते हैं। सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की बात हो रही है। तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आपको ये है यानी शेख सलीम चिश्ती। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मारिए। ऐसे तो ये है फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती का, लेकिन फतेहपुर सिकरी पड़ता कहाँ है? तो ये आगरा में पड़ता है। तो ऑप्शन आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं? आगरा दे सकते हैं। चलिए शेख सलीम चिश्ती की बात करें तो शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन, अकबर के समय रहते थे। अकबर के दरबार सूफी संत थे। अजमेर, विजयनगर, अजमेर की बात करें तो इसमें है एक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, तो उनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर है। विजयनगर हिंदुओं का यानी साम्राज्य हुआ, जिनकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। दिल्ली हम लोग जानते ही हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी है, जिसे 1912 में भारत की राजधानी का दर्जा दिया गया था। ओके, आप लोग नोट करते रहिएगा। जो भी एडिशनल बातें हैं उसको आप लोग सुन करके और लिखते रहिएगा। अगली क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में अगर आरंभ किया तो वो थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। कबीर के बारे में बात कर लें तो कबीर, रामानंद राम भक्त था, आप लोग जानते हैं। कबीर निर्गुण पंथी संत थे। निर्गुण पंथी का अर्थ होता है जो मूर्ति पूजा का विरोध करे, यानी मूर्ति का पूजा ना करे, ठीक ना। कबीर एक प्रकार का अनपढ़ संत था, मतलब कि निरक्षर था बोले तो कबीरदास, ठीक है ना। और कबीर ने अपने जीवन में बहुत ही उपदेश दिए, बहुत ही उनका उपदेश काफ़ी अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। नानक का बारे गुरु नानक का जन्म तलवंडी पंजाब में हुआ था, बता ही दिए हैं। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए आगे आ ही गया कबीर। संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था आपको वाराणसी में हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश। दिल्ली की बात करें, दिल्ली के बारे में हम लोग जान ही लिए हैं। चलिए मथुरा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। चलिए हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद
यानी कि यानी उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। हैदराबाद में निज़ामों का शासन होता था। इतिहास की बात करें तो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले अगर यूरोपियन कोई थे तो वो थे पुर्तगाल, और वो कौन थे? तो वो थे वास्को डी गामा। आप लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह इनको जानते हैं, वास्को डी गामा। एक मतलब वास्को डी गामा के बारे में एक बात है, ठीक है ना। आपसे अगर मतलब जनरली क्वेश्चन लोग बोल देते हैं कि भारत का खोज किसने किया था, तो भारत का खोज किसने किया था, आंसर तो हम लोग रटे रटे पढ़े होते हैं, यानी वास्को डी गामा ने किया था। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, यानी वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं, भारत का यानी कि मार्ग का खोज किया था। भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था आपको वास्को डी गामा ने, जो भारत 17 मई 1498 को पहुँचे थे गोवा के कालीकट स्थान पर। और बाद में आप लोग जानते हैं गोवा को पुर्तगालियों ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिया, यानी कि उसे अपने कब्जे में कर लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पलासी की लड़ाई कब हुआ था? पलासी की लड़ाई, तो पलासी की लड़ाई कब हुआ था? तो पलासी की लड़ाई हुआ था 1757 में। इसकी डेट आप लोग याद रख सकते हैं, 23 जून 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों का जो सेनापति था, रॉबर्ट क्लाइव और यानी सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की सेना को पीछे हटना पड़ा, यानी हार गए, और इसमें अंग्रेज़ की जीत हुई थी। और अंग्रेज़ जीतने के बाद यानी भारत में पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया, और अंततः 1764 के युद्ध में, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764, आप लोग देख रहे हैं 1764 के युद्ध में बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर पूछे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। 1764 के युद्ध में युद्ध को भी अंग्रेज़ों ने ही जीता, और जीतने के बाद भारत में पूर्ण रूप से अगर उपनिवेश स्थापित कर लिया तो अंग्रेज़ों ने कर लिया 1757 और 64 के युद्ध के बाद कर लिया। 1764 के बाद युद्ध नहीं कर लिया। तो ओके, हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा करेंगे तो। विथ एनालिसिस हो रहा है, अगर और बच गया है इस सेट का 15 क्वेश्चन और बच गया है, तो हम अगले वीडियो में जल्द ही करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये अपना चाणक्य आर्ट्स क्लासेस का अपना ऑफिशियल चैनल है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।